Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswati International School, Vapi. Today we are going to start with our second lecture with respect to the breathing and exchange of gases from the unit called as the human physiology. Okay, तो जैसे कि आप लोग आज स्क्रीन पे देख रहे हो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में जैसे कि हमारा वो इंट्रोडक्शन ही था चैप्टर का, हम लोगों ने काफी बेसिक चीजों के बारे में बात की थी। इवन वी हैड टॉक्ड अबाउट सम डिटेल स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच, है ना। कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके भी हम लोगों ने काफी डिटेल में स्ट्रक्चर को एनालिसिस किया, और आज का भी लेक्चर में कुछ ऐसा ही सिनेरियो होगा। तो बढ़ते हैं आगे। ओके, ये जो डायग्राम है ये आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन द ओरल कैविटी, देन रेस्पिरेटरी पैसेज एंड सम पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू द ईसोफेगस। ओके, तो ये पूरी चीजें हमारी जो है कोऑर्डिनेट करके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, क्या क्या चीजें इसमें आएगी, ये सारी बातें आज के लेक्चर में करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहला तो सबको पता है कि यही सेम डायग्राम हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ते समय भी देखा था। ओके, अब यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो चेंबर है ये नेजल चेंबर है हमारा। ओके, तो नॉस्ट्रिल्स जिसको हम लोग कहते हैं, थ्रू दिस वी इनहेल एंड थ्रू दिस ओनली वी एक्सेल आउट। सही बात है ना, ये तो तुम लोग को पता ही होगा। ओके, तो ध्यान दो, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जब हमारी एयर जब अंदर की तरफ चली जाती है तो ये जो पूरा चेंबर है, ये पूरे चेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेजल कैविटी चेंबर कहते हैं। ओके, नेजल कैविटी चेंबर। द क्वेश्चन विच अराइज फ्रॉम दिस एरिया वो है आपके स्क्रीन पे, देखो, सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडल नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये तीन नाम आपको कंपलसरी ध्यान रखने जो ऑलमोस्ट नेजल कैविटी में आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, क्या है ये, क्यों है, ये सारी बातें हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन लोकेशन फिलहाल के लिए देख लो, सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडल नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये तीन मेम्ब्रेन आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, नाउ when we inhale our gases, whatever we inhale, so that moves over here. Okay, ये तो यूवुला है, यूवुला के बारे में ऑलरेडी डाइजेशन में बात कर चुका हूँ। व्हाट इज दैट, इट इज अ हैंगिंग स्ट्रक्चर, राइट, विच इज नथिंग बट यू कैन से जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है सॉफ्ट पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट, वही यहाँ पे हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। एंड वाइल swallowing this uvula gets move back in such a way that it will create a blockage over here, so that while swallowing our food should not enter into the, you can say, this nasal chambers and all। समझ में आ रही है बात? So during swallowing our breathing activity gets stopped because of this uvula। okay, होना भी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो सारी बातें मैंने डाइजेशन में की है, अभी वो सारी बातें मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ओके, जस्ट ये पार्ट है डायग्राम का, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब ये जो बाकी की सिनेरियो है, ये आपको पता है कि यहाँ पे फेरिंग्स का रीजन जो है वो चालू हो जाएगा, और ये ओरल कैविटी है, यहाँ पे टंग वगैरह लोकेटेड होती है, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। ओके, नाउ आफ्टर फेरिंग्स देयर इज अ रीजन कॉल्ड एज अ लैरिंग्स। ओके, इन बिटवीन द फेरिंग्स एंड लैरिंग्स देयर इज वन मोर रीजन विच इज कॉल्ड एज अ एपिग्लॉटिस। ओके, ये एपिग्लॉटिस क्या है, इट्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अभी यहाँ पे तो ऐसे देख लो, फिर मैं इसका ओरिजिनल डायग्राम दिखाता हूँ कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये है एपिग्लॉटिस। इसका फंक्शन क्या है, जब हम लोग फूड को स्वॉलो करते हैं तो हमारा जो फूड है, जो बोलस लाइक स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ओके, ये जो बोलस लाइक स्ट्रक्चर है, इट विल कम एंड इट विल फॉलो ऑन द दिस एपिग्लॉटिस एरिया, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर फॉलो मतलब इसके ऊपर गिर जाएगा। ठीक है, और ये इस तरीके से, अभी देखो इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर के डायरेक्शन में है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अगर कुछ चीजें इसके ऊपर गिरती है तो वो प्रेशराइज होके ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बेंड हो जाएगा। समझ में आ रही है, ये नीचे के डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा, और ये जो बोलस लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया है, वो सीधा हमारे ईसोफेगस के अंदर आ जाएगा। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंशॉर्ट एपिग्लॉटिस, कि ये हमारे फूड को हमारे ईसोफेगस के अंदर डालने में मदद करता है, ना कि उसको सीधा हमारे विंड पाइप में डालता है, जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ओके, तो ट्रैकी के अंदर फूड नहीं एंटर करना चाहिए, वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इसलिए एपिग्लॉटिस जो है वो हमारे फूड को क्या करते हैं, ईसोफेगस के अंदर ढकेल देते हैं। ठीक है,
इतनी सी बातें हैं जो मैंने इस डायग्राम के मदद से आपको बताई है। भले आप लोगों को वो इतनी सी बातें दिख रही होगी क्योंकि लेबलिंग्स भी लिमिटेड ही है, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में बताई गई थी। तो बढ़ रहा हूँ मैं अभी आगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को लेके। ओके, सो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो, आधी से ज़्यादा चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी पता है, बस थोड़े से टर्मिनोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे, ईजी हो जाएगा समझने के लिए। ओके, तो बिफोर एंटरिंग इन दिस काइंड ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन, हम लोगों ने काफी सारी चीजों को पहले भी देख लिया था, लाइक गिल रेस्पिरेशन एंड ऑल, है ना। पहले वाला लेक्चर वीडियो आप लोग देखो, देन ओनली यू कम फॉर दिस लेक्चर वीडियो, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर पहले के लेक्चर वीडियो आप लोगों ने नहीं सीखे हैं, नहीं देखे हैं, तो ये लेक्चर के साथ थोड़ा सा लिंक बनाना मुश्किल हो सकता है। ओके, तो नाउ सी पल्मोनरी रेस्पिरेशन हैज बीन स्टार्टेड ओवर हियर, तो इसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे एग्जांपल्स बनी ही जाते हैं। ओके, इजी है, तो ये बात आपको पता भी होगी। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों ने एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में डील किया था। मैंने पहले लेक्चर में भी कहा है कि अगर आप लोगों को ये चैप्टर के साथ लिंक बनाना है तो आप लोगों को एटलीस्ट एनिमल किंगडम वाला चैप्टर देख लेना चाहिए एक बार। ओके, उससे ईजी हो जाएगा आपको ये चैप्टर समझने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नोट क्या है? नोट ये है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। अगर मान लो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो स्किन कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए, पतला होना चाहिए, वैस्कुलर होना चाहिए, है कि नहीं? ये सारी बातें होनी चाहिए। लेकिन हम ह्यूमंस में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो हमारी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं होता है, कारण क्या है? क्योंकि हमारी स्किन जो है वो थिक है, वाटर लॉस वगैरह करवाने के लिए मदद नहीं करती। ओके, उससे उसको बचाती है, ठीक है, वाटर लॉस होने नहीं देती। और हमारे स्किन का जो सरफेस एरिया है वो है 1.5 टू लेके 2 स्क्वायर मीटर। ओके, इतना एरिया है हमारे पास। नाउ ये सारी बातें तो हो गई नोट वाली। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा लंग्स को समझ लेते हैं। ओके, जब भी बात होती है लंग्स की, तुमको पता है कि दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग होता है, एक लेफ्ट लंग होता है, ठीक है। उनके अंदर एल्वियोलाइज होते हैं, एल्वियोलाई के थ्रू गैसेज एक्सचेंज वगैरह होती है। ये सारी नॉर्मल सी बातें आपको पता है। तो चलो, जो पता है वो बहुत अच्छी बात है, अब जो नहीं पता है उसको ध्यान में रखो, क्योंकि वही आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान देना ठीक से। लंग्स हैव एल्वियोलाई, वो कैसे होते हैं? दे आर थिन, दे आर सी थिन लाइंड बाय द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, मतलब सिंगल लेयर के हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं। ओके, स्क्वैमस का मतलब क्या है? फ्लैट सेल्स होते हैं, ताकि गैसेज एक्सचेंज काफी अच्छे से पॉसिबल हो सके, ठीक है। एंड यस, दे आर मॉइस्ट इन नेचर एंड दे आर हाईली वैस्कुलर, मतलब वहां पे ब्लड सप्लाई है। और हमारे ब्लड में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करके देते हैं। ओके, अगर मैं इनके सरफेस एरिया को लेके बात करूं, देखो कितना सरफेस एरिया, जरा अंदाज लगाओ यहाँ पे। 50 से लेके 75 स्क्वायर मीटर जितना एरिया है, काफी ज्यादा है। ओके, मतलब अगर ये सरफेस एरिया की अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो हमारे एक टेनिस कोर्ट का वन हाफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा, वन हाफ ऑफ द टेनिस कोर्ट, समझ में आ रही है बात? इक्वल टू द वन हाफ ऑफ द टेनिस कोर्ट। तो एक आधा टेनिस कोर्ट का जितना एरिया होता है, उतना हमारा जो एल्वियोलाई है उतना एरिया ले लेता है। समझ में आ रही है? तो इट इज वेरी गुड ना, अंडरस्टूड। तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो अच्छे खासे गैसेज एक्सचेंज का सिनेरियो जो है हमको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। इतनी बातें समझने के बाद बढ़ते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स की तरफ, जो हम लोगों ने अभी डायग्राम के थ्रू देखा था, नॉस्ट्रिल वाला एरिया, ठीक है, जिनको हम लोग एक्सटर्नल नेयर्स के नाम से पहचानते हैं। ओके, दीज आर व्हाट? सो दीज आर होल्स ऑफ द नोज, यू कैन से, जिनको नॉस्ट्रिल कहा जाता है, या फिर एक्सटर्नल नेयर्स बोलो, दीज आर पेड। समझ में आ रही है? और ये ओपन कहाँ हो जाते हैं? तो नेजल कैविटीज के अंदर ओपन हो जाते हैं। जब भी मैं डायग्राम के बारे में बता रहा था तो ये सारी बातें मैंने बता दी थी। ओके, तो अभी आप लोगों का काम बन जाता है कि नेजल कैविटी को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। तो देखो, नेजल कैविटी दो होती है, क्योंकि आप लोगों ने अपने नाक को तो काफी अच्छी तरीके से देखा ही होगा ना, बीच में एक कार्टिलेजिनस बोन होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है? दोनों चेम्बर्स को सेपरेट कर देती है। बात समझ में आ रहा है? तो सी, टू nasal cavities are separated from each other by a thin cartilaginous median which is vertical partition called as a nasal septum। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? nasal septum कहते हैं, जिसके वजह से दो nasal cavity हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब नोट क्या बोल रहा है, देखो। ओके, फ्रॉम द वॉल ऑफ द each nasal cavity there are three bony ridges। ओके,
एक है सुपीरियर, एक है मिडल और एक है इंफीरियर। याद है कॉन्का के बारे में मैंने बताया था। ओके, तो सुपीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्का, नेजल, इंफीरियर नेजल कॉन्का। ठीक है, तो ऐसे तीन होते हैं। काम क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाना, क्योंकि वो क्या है, फोल्डिंग्स होते हैं। ठीक है, इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। कॉन्का को कॉमनली हम लोग क्या कह सकते हैं, टर्मिनल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी यही पार्ट को हम लोगों को थोड़ा सा लोकेशन वाइज भी समझना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला वाला इंफीरियर नेजल कॉन्का, इसका दूसरा नाम है मैक्सिलो टर्बिनल कॉन्का। ओके, विच इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी चेम्बर, जो कि हमारे नेजल कैविटीज के पास वाले एरिया की बात चल रही है। ठीक है, दूसरा लैटरल कॉन्का, जो कि इथमो टर्मिनल के नाम से भी पहचाना जाता है। इट इज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी चेम्बर, तो दोनों यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है सुपीरियर कॉन्का, इसको नेजो टर्मिनल भी कहा जाता है, जो कि ऑल फैक्ट्री चेम्बर्स के पास होता है। तो स्मेल वगैरह जो होता है वो डिटेक्ट करने के लिए तो मदद हो ही जाती है। ठीक है, जैसे कि लोकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, नाउ नेजल चेम्बर जो है, इनके तीन रीजन्स होते हैं। एक होता है वेस्टिब्यूलर चेम्बर, फिर आता है रेस्पिरेटरी चेम्बर। नेजल चेम्बर की, पूरे नेजल चेम्बर में तीन रीजन होते हैं, वेस्टिब्यूलर, रेस्पिरेटरी चेम्बर और एक है ऑल फैक्ट्री चेम्बर। ठीक है, तीन चेम्बर के नाम आपके स्क्रीन पे है, तो फंक्शन को भी देख लो। वेस्टिब्यूलर चेम्बर जो इनिशियल चेम्बर होता है, इट इज लाइंड बाय द हेयर्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। क्यों? नाम से ही पता चल गया होगा कि फंक्शन क्या हो सकते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर। बट ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी जो एयर अंदर जा रही है उसको फिल्टर किया जाता है। उसके अंदर कुछ भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जैसे चीजें होगी, धूल मिट्टी होगी, तो वो उसमें चिपक जाएगी म्यूकस के साथ। ठीक है, और हमारे हेयर जो है ना, वो इंटरनल मतलब अंदर के डायरेक्शन में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि एयर को अंदर के डायरेक्शन में मूव ऑन होना रहता है। ठीक है, इसके वजह से तो वो क्या होता है, थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में भी हमारे हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। रीजन क्यों है? ताकि जो भी तुम्हारा क्या बोलते हो, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है वो उसमें अटक जाएंगे। ठीक है, दैट इज ऑल द रीजंस। ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन का तो मतलब आप लोगों को समझ ही गया होगा कि म्यूकस सिक्रीशन वगैरह होगा वहां पे। फाइन। दूसरी बात, रेस्पिरेटरी चेंबर की बात करते हैं। इट इज लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली सेम थिंग। ओके, हाईली वैस्कुलर, वहां पे थोड़ा सा ब्लड सप्लाई हो जाता है, और ब्लड सप्लाई है तो इट एक्ट्स लाइक अ एसी, जिसको हम लोग एयर कंडीशनर भी कहते हैं। क्यों? ये देख लो, दो पॉइंट्स यहाँ पे, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। व्हेन वी इनहेल द कोल्ड एयर, ठंडी हवा जब हम लोग लेते हैं तो हमारे वहां पे रेस्पिरेटरी चेंबर में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। ब्लड सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, जो ठंडी हवा है वो गर्म हो जाती है, और फिर हम लोग उसको इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, और जब हम लोग इनहेल करते हैं गर्म हवा को, ओके, दैट इज अ वार्म एयर, म्यूकस सिक्रीशन का लेवल बढ़ जाता है, और वो म्यूकस क्या हो जाता है, इवापोरेट होने लगता है बाय टेकिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम द एयर, वार्म एयर। और फिर वो जो एयर जो वार्म थी इनिशियली, वो ठंडी होके फिर आगे बढ़ेगी। ठीक है, इस तरीके से ये फंक्शन किया जाता है। फाइन। नाउ ऑल फैक्ट्री चेंबर के बारे में बात करते हैं। इट इज लाइंड विद द सेंसरी मेम्ब्रेन। ओके, ऑल फैक्ट्री सेल्स जिसको कहते हैं, इनको दूसरा नाम भी है, स्निडेरियंस मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है। देखो, स्निडेरियंस मेम्ब्रेन, जिनका फंक्शन होता है स्मेल को डिटेक्ट करना। तो जब भी हम सांस वगैरह लेते हैं, अगर इधर उधर की हवा को अगर हम महसूस करें तो हम लोग को पता चलता है ना। तो वो क्यों पता चलता है? क्योंकि ऑल फैक्ट्री जो लोब होते हैं हमारे, ऑल फैक्ट्री चेम्बर्स जो होते हैं, जिनके पास सेंसरी सेल्स होते हैं, ऑल फैक्ट्री सेल्स, वो स्मेल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, जहां पे आप लोगों को तीसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, दैट इज द इंटरनल नेयर्स। ओके, दीज आर पोस्टीरियर, पीछे के साइड में होते हैं। और यहाँ इसको क्या बोला जाता है, ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटीज दैट ओपन्स इनटू द नासोफैरिंक्स। डाइजेशन वाला टॉपिक याद करो, हम लोगों ने फेरिंग्स के बारे में बात की थी, है ना। तो वहां पे मैं फेरिंग्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, सो प्लीज गो एंड स्टडी द फेरिंग्स पार्ट वेरी क्लियरली फ्रॉम दैट रीजन। हम लोगों ने तीनों फेरिंग्स के बारे में बात की है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स को लेके। ठीक है, फंक्शन यही है फेरिंग्स का इन शॉर्ट। जो फूड होता है वो हमारा, देखो, फेरिंग्स प्रोवाइड द पैसेज फॉर बोथ फूड एज वेल एज एयर। तो फूड और एयर जो है वो हमारे फेरिंग्स के थ्रू ही पास होती है। ठीक है, चलो
बढ़ते हैं आगे। नाउ लैरिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो लैरिंग्स को साउंड बॉक्स के नाम से पहचाना जाता है, इसी को एडम्स एप्पल भी कहते हैं। सोच क्या रहे हो, देख लो, ये क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पे, बोनस वाला। समझ में आ रही है बात? लैरिंग्स को ही साउंड बॉक्स कहते हैं, इसी को एडम्स एप्पल के नाम से पहचाना जाता है। ये सारी बातें मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अभी बताने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देके सुन लेना, ठीक है? इट इज अ प्रोमिनेंट इन केस ऑफ द मेल्स, ओके, एडम्स एप्पल कहते हैं। देखो, जब भी आप लोग स्कूल में होते हो ना, तो लाइक मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th की ले लो या फिर क्लास 11th की ले लो, आप लोगों के थायराइड रीजन के पास, ओके, आप लोगों के थायराइड रीजन के पास आप देखते हो थोड़ा सा स्वेलिंग आने लगता है ना? बोन्स के पास, हमारे थायराइड बोन्स के पास स्वेलिंग जैसा स्ट्रक्चर लगता है। वो ये बताता है कि आप अभी थोड़े मैच्योर हो रहे हो, आपकी आवाज जो है वो चेंज होने लगी है, ओके। तो वो स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है, थोड़ा सा पॉइंटेड टाइप दिखता है, वो एडम्स एप्पल होते हैं, ठीक है। मतलब मेल्स में जो आवाज होती है वो थोड़ी सी और अच्छी तरीके से डेवलप होने लगती है, प्रोमिनेंट होने लगती है, लाइक मेल लाइक क्वालिटी दिखने लगती है आवाज में, ठीक है। तो हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, अभी देखो, पहले यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो मैं पहला आप लोगों को, बिफोर गोइंग इनटू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, ये इतना डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है, खाली जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ठीक तरीके से समझ लो, ओके। तो ये क्या है, इन शॉर्ट लैरिंग्स के बारे में डायग्राम है, ओके, जिसका फ्रंट व्यू और इसका बैक व्यू के बारे में दिया हुआ है, जिसको एंटीरियर व्यू एंड द पोस्टीरियर व्यू कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहा एंटीरियर व्यू और ये रहा पोस्टीरियर व्यू। हमारा जो लैरिंग्स रीजन होता है, ये टोटल एक्चुअली इन शॉर्ट बोला जाओ तो टोटल 6 कार्टिलेज का बना हुआ रहता है। नोट कर लो मेरे पॉइंट को, कितने कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं? 6 कार्टिलेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, बच्चा लोग ध्यान में देना मेरी बात को, ओके। अब उनमें से सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखो, एंटीरियर व्यू को लेके, मतलब फ्रंट साइड से, ये रहा एपिग्लॉटिस यहाँ पे, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। सर कैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर? ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देखो, लीफ लाइक है। नहीं विश्वास हो रहा है तो देख लो ना भाई, पोस्टीरियर साइड से कैसे दिख रहा है। समझ में आ रही है बात? ये देखो, लीफ का लैमिना लग रहा है, ठीक है, और ये लीफ का स्टॉक लग रहा है, पेटियोल लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है। समझ में आ रही है ना बातें? इसलिए एपिग्लॉटिस को लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। फाइन, ये एक ही होता है। ये कितना होता है? एक ही एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। इजी है, याद आ गया? ठीक है, चलो, वेरी गुड। दूसरी लेबलिंग को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? हायोइड बोन लिखा है। क्या लिखा है? हायोइड बोन। पोस्टीरियर साइड से भी देखो, आपको यहाँ पे उसका थोड़ा सा बोन दिख ही जाएगा, क्योंकि ये फ्रंट साइड है ना, तो फ्रंट साइड से इस तरीके से दिखती है। और ये बैक साइड से, क्योंकि ये एपिग्लॉटिस सामने है, इसलिए वो बैक साइड से जा रही है हायोइड बोन हमारी, ठीक है। मैं उसका फंक्शन बता देता हूँ। हमारी जो टंग होती है ना, टंग, वो हायोइड बोन से अटैच होती है। समझ में आई बात? इतना ध्यान रखना, अगर किसी ने भी पूछा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हायोइड बोन, तो बोल देना अवर टंग इज अटैच टू द हायोइड बोन। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में इसके बारे में बात करूंगा, तभी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फाइन, चलो। अभी कार्टिलेज मैंने कहा है 6 होते हैं, जिनमें से एक कार्टिलेज जो है वो आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी कवर हो चुका है, दैट इज एपिग्लॉटिस, दैट इज 1 इन नंबर ओनली, ओके। नाउ बढ़ते हैं आगे। हाइवाइड बोन के बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे बड़ा सा मेम्ब्रेन दिख रहा है, यहाँ पे बड़ी सी हड्डी जैसे दिख रहा है आप लोगों को, इसको एक्चुअली बोला जाता है थायराइड मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है इसको? थायराइड मेम्ब्रेन। जो कि नेक्स्ट वाला जो सिनेरियो है ना, यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज, देखो ये कार्टिलेज नंबर 2 है। ये क्या है? ये कार्टिलेज नंबर 2 है। मैंने बोला था 6 कार्टिलेज, जिसमें से दूसरा कार्टिलेज आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मतलब हाइवाइड बोन और तुम्हारा थायराइड कार्टिलेज, इनको कनेक्शन बना के रखने के लिए यहाँ पे थायराइड मेम्ब्रेन होती है, और यहीं से हमारे बाकी के सारे मसल्स भी जुड़े हुए रहते हैं नेक रीजन के, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको समझोगे, थोड़े बहुत आप लोगों को थायराइड लिगामेंट्स भी देखने मिलेंगे। फाइन। अब थायराइड कार्टिलेज की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे आप लोगों को वी शेप कर्वेचर यहाँ पे देखने मिलता है। ये थोड़ा सा ज्यादा डीप होता है वी शेप स्ट्रक्चर, और यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो ये थोड़ा सा कम है, ओके। ये इतना ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखोगे थायराइड कार्टिलेज जो कि वी शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहा है, आराम से आप लोग इसको पहचान सकते हो, ठीक है। अगेन इसके नंबर की बारे में बात करूं तो इट इज ऑल्सो 1 इन नंबर, ओके। जैसे एपिग्लॉटिस एक ही होता है, वैसे थायराइड कार्टिलेज भी एक ही होता है। अभी इसको पीछे से समझते हैं।
थायराइड कार्टिलेज को। समझ में आ रही है बात? पीछे से कैसे दिखेगा, तो ये देखो ऐसे दिख रहा है, कैन यू सी बोन, जैसे हमारे शर्ट की कॉलर कैसे होती है, ये उस तरीके से दिख रहा है। क्लियर हो गया? तो ये पीछे से मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है थायराइड कार्टिलेज का। फाइन। अभी दो कार्टिलेज के बारे में बात हो चुकी है, तीसरा कार्टिलेज भी आप लोगों को अभी दिख रहा ही होगा, येलो कलर का स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे। ओके, सर्कॉइड कार्टिलेज जिसको कहा जाता है, देखो येलो कलर का है, इसको भी देखो कैसे दिख रहा है, सामने से ये बहुत पतला लग रहा है ना, लेकिन वही अगर आप इसको पीछे से देखोगे, पीछे से ये दिख रहा है येलो कलर का स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज में। समझ में आ रही है बात? सामने से भले वो पतला दिख रहा होगा लेकिन पीछे से बड़ा है। ठीक है, सर्कॉइड कार्टिलेज ये भी एक ही होता है, इसके नंबर कितने होते हैं, ये भी एक ही बोन होती है। ओके, कार्टिलेज इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, ये पतले होते हैं एज कंपेयर टू द बोन, बोन थोड़े से हार्ड होते हैं नेचर में। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट जब हम लोग बात करेंगे, मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर पढ़ाया है, आप लोग उसमें बोन्स एंड कार्टिलेज का डिफरेंस बिटवीन पढ़ सकते हो। ठीक है, और इतना ही नहीं, मैंने वहां पे भी टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में बात की है, सो प्लीज गो एंड विजिट दैट लेक्चर वीडियो इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कार्टिलेज एंड ऑल। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहा था मैं कि तीन कार्टिलेज स्ट्रक्चर के बारे में बात हो चुकी है। एक है तुम्हारा एपिग्लॉटिस, दूसरा है तुम्हारा थायराइड कार्टिलेज, और तीसरा है तुम्हारा सर्कॉइड कार्टिलेज। छह में से तीन तो आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। सॉरी, अब मैं बढ़ूंगा आगे नेक्स्ट वाले कार्टिलेज को लेके। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं आर्टिनॉइड कार्टिलेज को लेके। कैन यू सी अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ओवर हियर, जो कि पिंक कलर की लेबलिंग करके रखा है। ठीक है ना, ज्यादा सोचने की बात नहीं है, देखो पिंक कलर के ऊपर फोकस करो, ये दिख रहे दो पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको, या फिर दो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बोल लो यार। देखो थायराइड कार्टिलेज के ठीक नीचे है, लेकिन ये पोस्टीरियर साइड में है, एंटीरियर साइड से नहीं दिखते बच्चा लोग। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो ये थायराइड कार्टिलेज है ना, यहाँ पे एंटीरियर व्यू को देखो, ये यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज है जो मैं अभी आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं पीछे के बारे में बात करूं तो पीछे के साइड में आप लोगों को आर्टिनॉइड कार्टिलेज दिख रहा है, ये कितने दिख रहे हैं आपको, दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये टू इन नंबर होते हैं। ओके, ये दो होते हैं नंबर में। और ठीक इसी के ऊपर आर्टिनॉइड कार्टिलेज के ऊपर आप लोगों को दो और ऐसे थोड़ा सा पॉइंटेड ट्रायंगुलर टाइप स्ट्रक्चर देखने मिल रहा होगा, देखो माइन्यूट से स्ट्रक्चर है यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, जिनको मैंने अभी सर्कुलर फॉर्म में किया है, इन्हीं को कहा जाता है कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। क्या कहा जाता है, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको बोला जाता है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ओके, क्या बोला जाता है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। तो ये टोटल आपके हो गए पांच कार्टिलेजेस। ओके, बचा सिक्स वाला, वो यहाँ से दिखता नहीं, ये डायग्राम में हम लोग उसको दिखा नहीं सकते, उसका नाम है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, जो कि वो भी दो इन टू इन नंबर होते हैं। उसके डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैंने कितने बताए आप लोगों को वो ध्यान दो। एपिग्लॉटिस एक हो गया, उसके नंबर मतलब नंबर ऑफ एपिग्लॉटिस इज ओनली वन। थायराइड कार्टिलेज है, नंबर ऑफ थायराइड कार्टिलेज इज आल्सो वन। ओके, देन आप लोगों ने सर्कॉइड कार्टिलेज पढ़ा, हाउ मेनी इन नंबर, दे आर आल्सो वन इन नंबर। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा आर्टिनोइड कार्टिलेज, जो कि टू इन नंबर होता है, seen only on the posterior side. On the artenoid cartilage you had seen कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, जिसका नाम होता है कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, जो कि दो इन नंबर होते हैं। ठीक है, टू इन नंबर, फाइन। और एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, जो कि टू इन नंबर होते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम में हम लोग उसको दिखा नहीं सकते, फाइन। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेनेशन में बता ही दूंगा। लेकिन इसके अलावा बाकी का थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, जैसे कि यहाँ पे ये मसल आप लोग देख रहे हो ना, आजू बाजू से जो मसल्स आप लोग देख रहे हो, ये हमारी थायराइड है। ओके, कौन सी मसल से, ये हमारी थायराइड है, एक्चुअली उनको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और ये जो बीच में ये जो बोन रन कर रही है ना, यहाँ से देखो ये जो बोन दिख रही है आपको, वर्टिकली इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो दिख रही है बोन, आप तो समझ ही कह रहेंगे, आप लोग तो मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो। तो ये तो ट्रैकी है, ये क्या है, या फिर ट्रैकिया बोलो, क्या है ये, ट्रैकिया है।
अब ट्रैकिया की क्या स्पेशलिटी है, तो फ्रंट साइड से हमारे पास ट्रैकिया के ऊपर प्रोटेक्शन होते हैं, काइंड ऑफ स्ट्रेंथ बोल सकते हो, स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग एरियाज होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कार्टिलेजिनस रिंग। ये कार्टिलेजिनस रिंग सी शेप स्ट्रक्चर में होते हैं, तो सी शेप जो है वो सामने से दिखता है, और पीछे से तो आप लोगों को खाली इतनो 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 सा ही पार्ट दिखेगा जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ। पीछे से समझ में आ रही है बात, तो ये रहा वो पीछे से दिखने वाले छोटे छोटे, है ना, ये देखो, ये ऐसे छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर में यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये क्या है, तो ये पीछे से पकड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात? ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनो ठीक तरीके से। ट्रैकिया है, ट्रैकिया को सामने से सी शेप स्ट्रक्चर के कार्टिलेजिनस रिंग उनको पकड़ के रखते हैं, ठीक है, ट्रैकिया को, ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके। ओके, और नाउ व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, सी शेप जो स्ट्रक्चर है वो सामने से दिखता है, पीछे से खाली हाफ ही दिखेगा। ओके, अदर देन दिस द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज सीन ओवर हियर, थायराइड ग्लैंड जो मैंने आप लोगों को दिखाया, तो पोस्टीरियर साइड से आपको यहाँ पे ये 4 डॉट देखने मिल रहा है, देखो, एक, ये दो, ये तीन, और ये चार, इन शॉर्ट 2 पेयर्स कह सकते हो, क्या कह सकते हो, 2 पेयर्स कह सकते हो। इनको पैराथायरॉयड ग्लैंड के नाम से पहचाना जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैराथायरॉयड ग्लैंड, सी ओवर हियर। तो ऊपर के दो को कहते हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, और नीचे के दो को कहते हैं इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। फाइन, इजी है ना डायग्राम, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, दिखता डरावना है लेकिन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। एक बात थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा पीछे करके देखो। ओके, क्या करोगे, थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को एक बार सुन लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड। फाइन, तो चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी आप लोगों को। फाइन, अभी मैं बढ़ रहा हूँ एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो चलो पहले एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, glottis, the pharynx open into the larynx by a slit like appearance called as a glottis। ये तो आप लोगों ने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी देखा था। नाउ सी सेकंड सिनेरियो जो है कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, तो हम लोगों ने टोटल कितने कार्टिलेज बोले, 6, यस ऑब्वियसली 6, ओके, जो हम लोग देख चुके हैं। तो 3 आर इन सिंगल एंड 3 आर पेयर्ड, जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को। तो सबसे पहले आता है स्क्रीन पे एपिग्लॉटिस, जो कि 1 इन नंबर होता है। इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, okay, it is a leaf like structure, cartilage which projects into the pharynx। okay, वो कहाँ हो जाता है, it projects into the pharynx region। okay, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में, एपिग्लॉटिस जो है ऊपर के डायरेक्शन में देखा आप लोगों ने, जो स्वेलिंग ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी, राइट, पोस्टीरियर डायग्राम में मैंने दिखाया था। It is made up of elastic cartilage। During swallowing, the epiglottis closes the glottis to check the entry of the food into it। समझ में आ रही है बातें? ओके, फंक्शन तो ऑलरेडी आप लोग एक्सपर्ट है, समझ में आ ही गई होंगी बातें, तो मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट सिनेरियो के पास। दूसरा है थायराइड कार्टिलेज। ओके, इट इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, इट इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है, एक ही होता है नंबर में। इट हैज वी शेप स्ट्रक्चर, याद है मैंने आप लोगों को कहा था वी शेप स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से सुपीरियर नॉच जिसको कहते हैं, या फिर डिप्रेशंस कहा जाता है, कॉल्ड एज अ थायराइड नॉच। ओके, जैसे आप लोगों ने लंग्स पे कार्डियक नॉच सुना रहेगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अभी तो सुन लिया होगा। आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को दिखाऊंगा लंग्स के बारे में, ठीक है, पढ़ाऊंगा, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कार्डियक नॉच क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा हार्ट लोकेटेड होता है एक्चुअली, वो भी लेफ्ट लंग में ही देखने मिलेगा, राइट साइड में तो नहीं होता, ठीक है। तो कार्डियक नॉच के अलावा आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है वो है थायराइड नॉच, जो कि आपको ध्यान में रखना है। थायराइड कार्टिलेज क्या होता है, इट सपोर्ट्स द लैरिंग्स ऑन द फ्रंट साइड, समझ में आ रही है, फ्रंट साइड से लैरिंग्स को सपोर्ट का काम देता है। इट फॉर्म्स अ सबक्यूटेनियस प्रोजेक्शन नेम्ड एज ए लैरेंजियल प्रोमिनेंस। याद है मैंने कहा था गले पे स्वेलिंग जैसे स्ट्रक्चर का डेवलप्ड हो जाना, जिसको हम लोग कहते हैं एडम्स एप्पल, जो कि मोर प्रोमिनेंट होता है, ओके, इन केस ऑफ द मेल्स। द थायराइड कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ओके, ये कौन से कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ रहता है। फाइन, दूसरा है, मतलब तीसरा एक्चुअली वो होता है सर्कॉइड कार्टिलेज, जो कि एक ही होता है नंबर में, ओके, मतलब ओनली 1 इन प्रेजेंट, ओके, जो कि येलो कलर में मैंने अपने डायग्राम में दिखाया था। इट इज लाइक अ सिंगल रिंग एंड lies below the thyroid cartilage, obviously right है, okay, it is also made up of hyaline cartilage। समझ में आ रही है बातें? ओके, और जो नेक्स्ट सिनेरियो आ रहा है वो है आर्टिनॉइड कार्टिलेज, जो कि 2 इन नंबर होते हैं। दे आर स्मॉल एंड पिरामिडल इन शेप, याद है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया था, ओके, दे आर सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द लैरिंग्स।
किधर होते हैं? पोस्टीरियर साइड में। क्या बोल रहा है बैक मतलब क्या? कौन सा डायग्राम देखोगे? पोस्टीरियर साइड देखोगे। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आर्टिनोइड कार्टिलेजेस कंसिस्ट ऑफ द हाइलिन कार्टिलेजेस बट आर अपाइकल पार्ट्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। थोड़ा सा ऊपर का पार्ट जो होता है दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज का मेड अप ऑफ होता है, ठीक है। नाउ कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज जो मैंने दिखाया था, टू इन नंबर होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज अ कार्टिलेजिनस ऑफ सेंटोरिनी। फाइन, सो दे आर टू स्मॉल कॉनिकल nodules of the elastic cartilage which are located at the upper ends of the arytenoid cartilage। यानी जो ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपने देखा था, तो उसके ऊपर एक छोटा और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, जो कि दो होते हैं। फाइन, वो भी पीछे ही प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर साइड में। और जो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है दैट इज अ क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस, जो मैंने कहा था कि दो होते हैं, डायग्राम में दिखाया नहीं जाता। तो देखो, they are actually a small rod shaped pieces of the elastic cartilage, okay, which connects the epiglottis to the arytenoid cartilage। जो epiglottis को arytenoid cartilage के साथ कनेक्ट करने के लिए जो इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, छोटा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वही होता है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस, जो कि 2 नंबर में होते हैं, मतलब एक्चुअली 2 बोन्स, मतलब 2 हाइलिन कार्टिलेजेस होते हैं। ओके, हायर्ड बोन के बारे में क्या बताऊं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जहाँ पे आप लोगों की टंग अटैच होती है, लोकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इट लाइज जस्ट अबव द लैरिंग्स। ओके, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनल स्टेज इट इज कंसिडर्ड एज अ बोन ऑफ द स्कल। थायराइड मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। इट इज अ ब्रॉड फ्लैट मेम्ब्रेन अटैचेस टू द हायोइड बोन अबव एंड टू द थायराइड कार्टिलेज बिलो। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का अटैचमेंट था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, लैरेंजियल लिगामेंट एंड द मसल्स के बारे में बात करते हैं, विच कनेक्ट्स द डिफरेंट कार्टिलेजेस टू द लैरिंग्स एंड द लैरेंजियल मसल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ द लैरिंग्स। ओके, तो लैरेंजियल लिगामेंट्स एंड द मसल्स जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर डायग्राम में लिगामेंट्स दिखाए थे, इनका काम क्या है? ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कार्टिलेजेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं और उनके मूवमेंट का काम करते हैं। फाइन, और जो सिनेरियो आ रहा है इंपॉर्टेंट वाला, वो है वोकल कॉर्ड को लेके। इनसाइड द लैरिंग्स देयर आर प्रेजेंस ऑफ द वोकल कॉर्ड। अगर मैं लैरिंग्स का सेक्शन लूं तो बट ऑब्वियसली बात है वो सर्कुलर दिखेंगे। ओके, और ये कुछ इस तरीके से मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? वोकल कॉर्ड। ओके, ये सेक्शन है और ऊपर से देखने पे अंदर की तरफ ऐसे वोकल कॉर्ड्स हमको देखने मिलते हैं। ओके, तो अभी इनको समझना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा। दीज आर एक्चुअली टू पेयर्स ऑफ द फोल्ड्स, टू पेयर्स यानी टोटल 4 हो गए, of the folds of the mucous membrane that extended into the lumen of the larynx from the sides। तो ये क्या है एक्चुअली? सेंटर पोर्शन, ये lumen है ना larynx का, समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट, द अपर पेयर जो है, अपर टू थिंग्स, ओके, अपर पेयर इज टर्म्ड एज अ फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। तो नीचे के जो होते हैं दो, उनको बोला जाता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ओके, the vocal cords are usually thicker and longer in the membrane, okay, sorry, in the man as compared to the woman। तो मेंस के अंदर ये थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं साइज में, whereas as compared to the females। ठीक है, now see, the vocal cords are made up of yellow elastic tissue covered with the non-keratinized stratified squamous epithelial। Very important, खाली इतना ही आपको point ध्यान में रखना है other than this। Okay, so covered with the non-keratinized stratified squamous epithelium। The rimma glottidis, देखो rimma glottidis एक scenario है, it is a gap between the vocal cords which actually communicates with the laryngopharynx। Okay, जो हम लोगों ने ऊपर डायग्राम में भी देखा था। ओके, नाउ सी वॉइस, अभी वोकल कॉर्ड सीख लिया, तो अभी आवाज आती कैसे है, दैट इज द वॉइस प्रोडक्शन कैसे होता है वो देख लो। ओके, सो साउंड इज प्रोड्यूस बाय द ट्रू वोकल कॉर्ड्स। कौन काम करता है साउंड बनाने का? ट्रू वोकल कॉर्ड्स काम करते हैं, यानी नीचे के दो वोकल कॉर्ड्स काम करते हैं एज कंपेयर टू अबव। ओके, व्हेन व्हेन एक्सपायर्ड एयर हैज पास्ड थ्रू द ट्रू वोकल कॉर्ड्स, मतलब जो हम लोग एयर रिलीज करते हैं वो हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड्स से पास होती है। ओके, अंडर प्रेशर फ्रॉम द लंग्स, तो प्रेशर के साथ निकलती है। द वोकल कॉर्ड्स आर सेट इनटू द वाइब्रेशन, तो वो क्या होने लगती है? बट ऑब्वियसली बात है, वाइब्रेशन होने लगते हैं उनमें। ओके, विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड्स। फाइन, नाउ सी, the pitch of the sound is determined by the tension on the vocal cords. Tension, it's a kind of force, okay, which is acting on the vocal cords. The greater the tension, higher is the pitch। okay, मतलब जितना ज्यादा टेंशन रहेगा उतना ज्यादा साउंड क्वालिटी रहेगी। The quality of the voice depends on the resonators above the larynx, namely the pharynx, mouth and the paranasal sinuses। तो ये सारी बातें जब आपस में कनेक्ट मतलब काम करती है, तभी एक पर्टिकुलर साउंड की क्वालिटी मैटर कर जाती है। ओके, मतलब पतला साउंड, मोटा साउंड, ओके, ऑल दोस मीडियम साउंड्स, गुड साउंड, बैड साउंड, मतलब
समझ में आ रहे हैं? गुड साउंड बैड साउंड का मतलब यहाँ पे कुछ और नहीं होता है, यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा साउंड की इंटेंसिटी को लेके बात कर सकते हो। ओके, प्यारी आवाज, ओके, थोड़ी सी गाड़ी आवाज, ऐसे टाइप कह सकते हो। थोड़ा हंसी आ रहा होगा, ठीक है, फाइन, लेकिन आप लोग समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। द क्वालिटी इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ, चिक्स, लिप्स एंड जॉस। तो ये सारी बातें भी आपस में साउंड की क्वालिटी को डिसाइड करती है। सिंगर्स को ही देख लो ना यार, है ना। एक सिंगर्स होते हैं जो कितना लाइक फीमेल सिंगर्स होते हैं, मेल सिंगर्स होते हैं, उनकी आवाज में कितना दम होता है, ठीक है। उन्हीं को अगर हम लोग थोड़ा सा रॉक स्टार्स वाले म्यूजिक को लेके बात करें तो उनकी आवाज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उनकी इंटेंसिटीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फाइन, हाई पिच वॉइस होती है, लो पिच वॉइस होती है, ये सारी मैटर करती है बातें, ओके। तब जाके वॉइस की क्वालिटी डिसाइड होती है। फाइन, तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो खत्म हो जाता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से और थोड़े से इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेके विद रिस्पेक्ट टू द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी रीड करते रहो, ओके। आपके क्वेश्चंस तो बनने ही है, साथ में ये लेक्चर वीडियो को आपको सुनना ही पड़ेगा, फाइन, सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल गेट वेरी मच क्लियर फ्रॉम दिस लेक्चर्स। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।